नमस्कार दोस्तों, आवर फ्रस्ट्रेटिंग एजुकेशन सिस्टम के पार्ट 2 से पहले इस वीडियो को मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ। आप सबके मन में ज़रूर आया होगा कि पार्ट 2 क्यों नहीं डाला, ये क्यों डाला। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, बल्कि जिस तरह मेरे पिता सरहद पर देश की रक्षा में खड़े हुए हैं, उस तरह देश के हजारों लाखों सैनिकों की जो अपनी जान की चिंता छोड़कर देश सेवा में वहाँ सरहद पर खड़े हुए हैं, उनके संतानों की आवाज़ बनकर एक संदेश मैं देश के नाम लाया हूँ। जिस वक्त देश कोरोना से अंदर की लड़ाई लड़ रहा है, उसी वक्त सरहद पर कुछ माँ भारती के सच्चे सपूत ऐसे भी हैं जो अपनी भूख प्यास त्याग कर देश सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। पड़ोसी दुश्मन की नापाक चालों के शिकार हुए जा रहे हैं। सन 1975 के बाद, लगभग इतनी सालों बाद, एक कायराना और जानलेवा और चोरी छुपे बेकार मंसूबे से जो चीन ने हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला किया है, ये साबित करता है कि कुत्ते को घी और सांप को दूध कभी हजम नहीं होते। गालियान घाटी में 150 से 200 लगभग चीनी सैनिक रात के वक्त में कटीले तारों, ईंट पत्थरों और लोहे की रॉडों के साथ आए और निहत्थे भारतीय सैनिकों पर उन्होंने एकदम हमला बोल दिया। सोचिए जरा उस मंजर को, इतने दुर्गम स्थान पर लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पीड़ित भारतीय सैनिकों का क्या दर्द रहा होगा। अरे हिम्मत थी तो आमने सामने की लड़ाई करते, ये चोरी छुपे कुत्तों की तरह आने की क्या जरूरत थी। देश को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमने अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ 20 अपने सैनिकों को खो दिया, जबकि जवाबी कार्रवाई में लगभग 43 से 45 चीनी सैनिक भी मारे जाने की खबर है। आज इस बात पर बहुत कन्फ्यूजन उठ रहे हैं, लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि चीन क्लियरली बताएगा कि आखिर कितने उसके भी सैनिक मारे गए हैं। अरे भाई, वो कभी नहीं बताएगा। मैं एक फैक्ट बता दूं क्यों। क्योंकि जब रातों रात चीन में कोरोना काल में 1 से 1.5 लाख फ़ोनों के मूवमेंट बंद हो गए, 2 से 2.5 लाख ताबूतों के रातों रात ऑर्डर होना, ताबूतों का जमावड़ा सैटेलाइट से देखे जाना, जब इन सब खबरों के बावजूद उसने कोरोना से हुई मौतों को अपने देश में छुपा लिया और सिर्फ 3-3.5 हज़ार मौतें बताकर सारी दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ कितनी कम मौतें हुई हैं, तो क्या उम्मीद करते हो चीन इस मुद्दे पर भी अपनी वास्तविक रिपोर्ट सबके सामने उजागर करेगा? कभी नहीं। उसकी किरकिरी जो हो जाएगी। आजकल बहुत सी बातें उठ रही हैं कि भाई इतने सालों से चीन शांत था और अभी क्या स्थिति आ गई कि अचानक वो इतना आक्रामक रुख अपना रहा है। तो कारण मैं आपको क्लियरली बता दूं, फैक्ट 1 कि दुनिया भर ने चीन को ही कोरोना का दोषी माना है, जिस कारण आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। इसी कारण चीन से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पैकेज लिए जा रहे हैं। दुनिया ने चीन को अलग थलग कर दिया है और भारत को चीन की जगह आज तवज्जो मिलने लगी है। दूसरा, 2012 में शी जिनपिंग ने देश को संबोधित करते हुए लगभग 3 घंटे का एक बहुत बड़ा स्पीच बोला था। उसमें बार बार एक बात पर बहुत जोर दिया था कि 21वीं सदी में दुनिया का केंद्र सिर्फ चाइना रहेगा और एक ना एक दिन चाइना को हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बना के दिखाएंगे। और महज 8 सालों के अंदर कोरोना जैसा भयानक रूप दिखाकर जब दुनिया ने चीन को बाइकआउट कर दिया, तो आज चीन की जनता उसी की कम्युनिस्ट पार्टी के और नेता और सब चीज शी जिनपिंग को इसका दोषी मान रहे हैं। देश में बगावत के सुर उठते देख अपना धाक जमाने के लिए उसने भारत को डराना शुरू कर दिया। वो ये समझता है कि आज अगर हम भारत को दबा देंगे तो इससे चीन में उसकी सत्ता बची रहेगी। आखिर शी जिनपिंग करे भी तो क्यों ना करे ऐसा, किसको बुरा नहीं लगेगा अपने हाथों से चीन जैसे देश की सत्ता जाते हुए। चीन अपनी तुच्छ नीति में इस हद तक नीचे गिर गया है कि भारत के आसपास के नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे बहुत से देशों को कर्ज दे दे के उसने इतना दबा दिया है कि आज वही देश चीन के ऑर्डरों पर भारत को गुड़की दिखा रहे हैं। अरे नेपाल जैसे देशों की भारत के आगे क्या औकात है। इधर से उत्तर में सेना ने एक फूंक मारी तो पूरा का पूरा देश उड़ जाएगा, और आज चीन को अपना बाप मानकर पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश बहुत उछाल मार रहे हैं। पर फिर भी हमारी सेना को इनसे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है।
अब क्वेश्चन यही रेज होता है कि आखिर भाई चीन हमसे लड़ाई लड़ेगा या नहीं। देखो, कायर व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि वो भौंकता जाता है, करता बहुत कम है। फिर भी हमें चौकन्ना तो इनसे रहना ही होगा, क्योंकि ये गद्दार लोग हैं, कभी भी पीठ पे वार करना जानते हैं। युद्ध होगा या नहीं, इस बात में भविष्य की जानकारी तो किसी को नहीं हो सकती, लेकिन मैं जरूर आपको एक रिपोर्ट बता सकता हूं जिसमें दोनों देशों के सैनिकों की मानसिक हालत का कितना बड़ा कंपैरिजन स्पष्ट बयां होता है। एक ओर जहां भारत में सैनिकों को भगवान के समान पूजा जाता है, हर गली मोहल्ले में सैनिक के परिवार की सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है, हर बच्चे का सपना होता है आर्मी ज्वाइन करना, क्योंकि हमारे देश में देश के रक्षक को ही बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। ये हमारे संस्कार हैं। और दूसरी ओर चीन में ताकत के दम पर, जोर जबरदस्ती के दम पर लोगों को जबरन घसीट के सेना में ले जाया जाता है। जब जबरदस्ती से वो सैनिक सेना में ज्वाइन होते हैं तो वो जनता पर भी बेरहमी से बहुत सारे जुर्म ढाते हैं। एक और जहां भारत में सैनिकों को क्वालिटी देखकर लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर चाइना में सैनिक सिर्फ क्वांटिटी में उठाए जाते हैं, उन्हें क्वालिटी की कोई परवाह नहीं होती, बस आते जाओ और भरते जाओ। एक और चीज़, भारत में एक रिटायर फौजी की भी अपने आप में बहुत इज्जत होती है। चाइना में अगर कोई फौजी रिटायर होकर भी आ जाता है तो समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। ये सब फैक्ट क्लियरली बताते हैं कि मानसिक तौर पर भारत का सैनिक देश की ओर से कितना आश्वस्त रहता है, कितना प्रबल रहता है। वहीं दूसरी ओर चीन का सैनिक मानसिक बल से पूरी तरह टूटा हुआ होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज साबित होता है। कुछ हो ना हो, इस झगड़े ने देश के गद्दारों को और विरोधी स्वरों को एक बार फिर से भौंकने का मौका दे दिया है। एक और जहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, उचित समय पर उचित निर्णय लेने का पूरा हक सेना को मिल गया है, वहीं दूसरी ओर देश में कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे विरोधी सुरों ने अपने वास्तविक चेहरे को फिर उजागर कर दिया है। जिस वक्त सारी दुनिया भारतीय सेना का चीन के सामने लोहा मान रही है, ताइवान जैसे देशों के न्यूज़पेपरों में भारत की सेना का बल दिखाया जा रहा है, उसी ओर आप सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय उन्हीं की कटनी कर रहे हो। सेना से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपके कितने सैनिक मरे, चीन देश में कितना अंदर घुस आया है। अरे अब तो शर्म कर लो। अब देश को जरूरत है एक साथ खड़े होकर, जो सीमा पर दुश्मन खड़ा हुआ है, बहुत बहुत मजबूत दुश्मन है, उससे एक साथ मिलकर हराने की, ना कि तुम्हारे इन देशद्रोह बड़े सुरों को सुनने की। ये एक साथ लड़ने का वक्त है। याद करो सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम, जब सारा देश सेना के इस बहुत ही पावरफुल मूवमेंट की तारीफ में लगा हुआ था, जो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम उठाया था। दूसरी ओर तुम ही वो लोग थे जिन्होंने सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे भी क्वेश्चन मार्क रख दिया था, सबूत मांगे थे ना। आज के भारत की ये स्थिति है, और जिस तरह पाकिस्तान ने इन देशद्रोहियों के सुरों को यूज किया था एविडेंस के तौर पर, उसी तरह मैं इस बात की लिख के गारंटी दे सकता हूं कि अगर आज इन्होंने सेना पर विश्वास नहीं जताया तो चाइना भी कल को वर्ल्ड लेवल पर हमारे ही देशद्रोहियों को एविडेंस बनाकर ऊपर तक दिखाएगा कि देखो तुम्हारे तो देश में खुद एक मत नहीं है। अब बात करते हो कि युद्ध छोड़ दो बिना कुछ सोचे समझे। वाह जनाब, भारत में जब भी एक सैनिक सीमा पर लड़ता है ना, तो वो अकेला नहीं लड़ता, उसके पीछे उसका पूरा घर परिवार साथ लड़ता है। तो सोच लो सीमा पर कितने परिवार एक साथ लड़ेंगे। क्या इतनी हजारों लाखों मौतों का तांडव तुम देख पाओगे? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो एसी ऑन करोगे और चुप सो जाओगे। लेकिन भारत माता इस दुखद दृश्य को कभी नहीं देख पाएगी। इसलिए हर निर्णय देश का मुखिया सोच समझ के ले, उसी में हम सबकी भलाई है। और क्या सोचते हो, आज देश जवाहरलाल नेहरू जैसे कमजोर शासन के हाथ में है, जो वीटो पावर जैसे इतने बड़े हथियार को चाइना को यूं ही गिफ्ट कर दे और पंचशील सिद्धांत की आंखों पर पट्टी बांध के अंधे होकर दुनिया में घूमे, साधन विहीन सेना को 1962 जैसी लड़ाई में लड़ने भेज दे, जहां हमारे भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवाकर और देश को मुंह की खानी पड़ी। नहीं जनाब,
आज देश नरेंद्र मोदी के हाथों में है। पुलवामा और उरी के समय में भी जब देश में एक अलग आक्रोश शासन के द्वारा महसूस किया गया था, तब भी इन्होंने संयम से काम लेने की बात कही थी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बेहतरीन निर्णय और कदम उठाए। और जब आज देश के मुखिया ने हम सबको संबोधित करके संयम बरतने के लिए कह दिया है, तो क्या फर्ज नहीं है हम सबका कि थोड़ी देर और रुका जाए? जरूर सरकार कुछ अच्छा ही कदम उठाएगी, बजाय इसके कि जाके और मुंह की वहां लड़ाई शुरू कर दो। और क्या कह रहे हैं आजकल ये देशद्रोहियों के स्वर कि अरे इतनी सालों से तो सब शांत था, अभी क्या जरूरत पड़ गई कि चीन इस समय में ही भारत पे ज्यादा उछल रहा है। भाई साहब, इस बात को गौर से सुन लो। 2014 से पहले चीन भारतीय सीमा में 2 कदम घुसता था, और जब ये जाकर गिड़गिड़ाते थे ना उनके पैरों में, माफीनामे पत्र भेजा करते थे, तब वो सिर्फ 1 कदम पीछे हटाता था। फिर भी उसे 1 कदम का तो फायदा होता था। और 2014 के बाद जब से सेना के ऊपर फ्री हैंड छोड़ दिया गया है सब कुछ, तब से भारतीय सेना चीन के बराबर ही बॉर्डर पर बंकर बना रही है, उसके बराबर ही टेंट बना रही है, सड़क बना रही है। चीन अगर 2 कदम आगे बढ़ता है तो हमारी सेना उन्हें 2 कदम पीछे ही भगा देती है। किसकी नहीं सुलगेगी ऐसे? चीन खुद परेशान है कि आज उसकी जो विस्तारवादी नीति सालों से चली आ रही थी, उसे भारतीय सेना ने रोक रखा है। फैक्ट 2, आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष हैं, विपक्ष होने के नाते कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई साहब, विपक्ष का ये धर्म होता है कि जब देश पे आपातकाल की स्थिति पड़ती है, तो जिस प्रकार 1962 में भी विपक्ष आरएसएस सब आपके साथ खड़े हुए थे, आज आपका भी ये दायित्व है कि सेना और देश पर सवाल न उठाते हुए देश के साथ और सुर में सुर मिलाकर बोलना चाहिए। ये गद्दारी का समय नहीं, देशभक्ति का समय है। नियति तुम्हें एक और मौका दे रही है। जो लोग भी आज भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये देश के एक होने का समय है, बिखराव का नहीं, वरना दुश्मन छाती पर बैठा है। इस गलती को कभी भुलाया नहीं जाए। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जब देश पे विपत्ति का समय आता है तो सबको साथ खड़े होकर एक सुर में बोलना चाहिए देश के हित में। और आज ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? अरे आपके अगर राजनीतिक विचार नरेंद्र मोदी से नहीं मिलते तो 56 इंच का सीना 5 इंच का रह गया, ये मस्खरी करने का समय है, ये देशद्रोह का समय है। अरे तुच्छ राजनीतिक लाभ को अभी तो छोड़ो यार, ये इस टाइम तो एक हो जाओ, अब बात देश पे आ पड़ी। और सेना की चिंता आप मत करो, आप बस सेना को मनोबल के साथ बढ़ावा दें, उनके खिलाफ नहीं, उनके समर्थन में। अगर आप घर में बैठे हैं और बॉर्डर पर जाकर लड़ नहीं सकते, तो घर बैठकर सैनिकों के नाम 2 पोस्ट तो कर सकते हो, उनका समर्थन तो दिखा सकते हो। और ये भी चिंता मत करो कि सेना किसी परमिशन की मोहताज रह गई है। इस गवर्नमेंट ने सेना को फ्री हैंड कर दिया है और तीनों सेना के प्रमुखों के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे बड़े पद को रख दिया है, जहां अब सेना को पहली तरह किसी अंगूठा छाप मंत्री के ऑर्डर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उच्च स्तर के लोग हैं, उच्च स्तर के देश हित के सोचने वाले लोग हैं, सही समय पर सही निर्णय ही लेंगे। हमको और आपको सिर्फ देश हित में घर बैठे एक काम करना है, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए सेना का मनोबल बढ़ाना है। और अगर आप चाहते हैं कि चीन की एक भी गोली हमारे सैनिक के सीने को न छुए, तो प्लीज़ आज से ही चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदना बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि हो सकता है आज चीन का एक प्रोडक्ट खरीदने में दी गई आपकी धनराशि कल को चीनी सैनिक द्वारा चलाई गई हमारे सैनिक पर पड़ने वाली गोली भी हो सकती है। तो आज से ही ये वचन रख लो मन में कि चीन का कोई सामान नहीं खरीदना। अब समय आ गया है जब हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, हिंदी चीनी बाई बाई होने वाला है। भारत से चीन ने जितना प्रॉफिट कमाना था उन्होंने कमा लिया, अब बोरिया बिस्तर बांध के निकलने का टाइम आ गया है। और मैं तो आपसे एक निवेदन और करूंगा, बॉयकॉट चाइना के साथ साथ जितनी भी जहरीली पोस्ट उगलने वाले लोग हैं ना, उन तक इस वीडियो को ज़रूर एक बार पहुंचाएं। शायद देशभक्ति की बुझी हुई आग उनमें भी आज जग सके। उम्मीद करता हूं आप भी मेरी इन कही बातों से पूरी तरह सहमत होंगे। जय हिंद, जय भारत।